नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी उपकरण पर बात करने वाले हैं जो जहाज़ी नेविगेशन की दुनिया में एक अहमियत रखता है। नमस्कार। हाँ, ये उपकरण जिसके बिना शायद आज हम सुरक्षित समुद्री यात्रा की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमें इसकी जानकारी मिली है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान की किताब इको साउंडर, जहाज़ी नेविगेशन का आधार के कुछ अंशों से, और ये उपकरण है इको साउंडर। हाँ, इको साउंडर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये काम कैसे करता है, कैसे ये विकसित हुआ और क्यों ये इतना इतना ज्यादा जरूरी है जहाजों के लिए। सोचिए जरा, एक बड़ा सा जहाज समुंदर में चल रहा है और उसे कैसे पता चलता है कि नीचे जमीन कितनी दूर है या कोई चट्टान तो नहीं? ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब है हाँ, इको साउंडर। तो चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये जो इको साउंडर है आखिर है क्या चीज, एकदम आसान शब्दों में अगर समझे तो? देखिए, आसान भाषा में ये एक ऐसा सिस्टम है जो आवाज मतलब ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, आवाज का। हाँ, बिल्कुल, सोनार टेक्नोलॉजी की तरह। जहाज के नीचे एक हिस्सा होता है, ट्रांसड्यूसर कहते हैं उसे। वो पानी में नीचे की तरफ एक साउंड वेव, एक ध्वनि तरंग भेजता है। ठीक है। अब वो तरंग नीचे जाती है, समंदर की तलहटी से टकराती है और वापस ऊपर आती है। अच्छा, जैसे इको होता है। बिल्कुल, इसीलिए नाम इको साउंडर है। तो ये उपकरण बस ये हिसाब लगाता है कि आवाज को नीचे जाके वापस आने में कितना टाइम लगा। और उस टाइम से गहराई पता चल जाती है। हाँ, उसी टाइम के आधार पर वो कैलकुलेट कर लेता है कि पानी कितना गहरा है, और फिर वो गहराई स्क्रीन पर दिख जाती है, मीटर्स में या फैथम्स में। कमाल है। सुनने में तो काफी सरल लगता है सिद्धांत सरल है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। तो क्या ये हमेशा से था? मतलब पुराने जमाने में जहाज कैसे गहराई मापते थे? नहीं, हमेशा से नहीं था। पहले एक बहुत ही कह सकते हैं कि मैनुअल तरीका था। मैनुअल कैसे? उसे कहते थे हैंड लीड लाइन। सोचिए, एक लंबी रस्सी होती थी जिसके एक सिरे पर वजन, शीशे का वजन, बंधा होता था। रस्सी और वजन। हाँ, उसे हाथ से पानी में फेंकते थे, फिर अंदाजा लगाते थे कि कितनी रस्सी गीली हुई या कितनी नीचे गई, और फिर उसे वापस खींचते थे। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी। बहुत ज्यादा। और सिर्फ मेहनत नहीं, ये बहुत धीमा भी था। और सबसे बड़ी बात, भरोसे लायक बिल्कुल नहीं था। हाँ, अंदाजा ही तो लगता होगा उससे। बिल्कुल, खासकर अगर पानी बहुत गहरा हो या मौसम खराब हो, लहरें तेज हों, तब तो ये तरीका लगभग बेकार ही था। सही बात है। तब तो जहाजों के जमीन से टकराने का खतरा काफी रहता होगा। रहता ही था। और इसी मुश्किल ने, इसी ज़रूरत ने 20th सेंचुरी में इको साउंडर के आविष्कार को जन्म दिया। तो ये एक तरह की क्रांति हुई होगी नेविगेशन में। बिल्कुल क्रांति। आप सोचिए, कहाँ वो रस्सी फेंकना और कहाँ ये बटन दबाकर सटीक गहराई जानना। हाँ, और आज की जो डिजिटल इको साउंडर है वो तो और भी एडवांस हो गए होंगे। अरे बहुत ज़्यादा। आज वाले तो बहुत सटीक हैं, इस्तेमाल करने में आसान हैं, रियल टाइम डेटा देते हैं। पुराने तरीकों से तो कोई तुलना ही नहीं है। तो ये तो हुई इसकी कहानी और ये काम कैसे करता है। पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपने कहा ये सुरक्षा का आधार है। हाँ, देखिए, इसका सबसे पहला काम है जहाज को ग्राउंडिंग से बचाना। मतलब पानी के नीचे जमीन या किसी चट्टान से टकराने से बचाना। ग्राउंडिंग, हाँ, ये शब्द सुना है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर जब जहाज उथले पानी में हो या किसी बंदरगाह के पास आ रहा हो या किसी संक्रेत चैनल से गुजर रहा हो। अच्छा, ऐसी जगहों पर इसकी भूमिका और बढ़ जाती है? कई गुना बढ़ जाती है। ये लगातार मॉनिटर करता है अंडर कील क्लियरेंस को। अंडर कील क्लियरेंस, ये क्या होता है? मतलब जहाज का जो सबसे निचला हिस्सा होता है ना, जिसे कील कहते हैं, उसके और समंदर की तलहटी के बीच कितनी जगह बची है। ये क्लियरेंस, ये फासला बहुत जरूरी है। समझ गया। तो ये लगातार बताता रहता है कि नीचे कितनी जगह है। बिल्कुल। इससे कैप्टन और ऑफिसर्स ये तय कर पाते हैं कि रास्ता सुरक्षित है या नहीं। पानी के नीचे कोई खतरा तो नहीं छिपा है, जैसे कोई डूबा हुआ जहाज हो, कोई चट्टान हो जिसके बारे में चार्ट पे शायद जानकारी ना हो। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है। और ये सिर्फ जहाज और उस पे लदे कार्गो की सुरक्षा का सवाल नहीं है। और किसका? पर्यावरण का भी। सोचिए, अगर एक बड़ा सा तेल का टैंकर कहीं जमीन से टकरा जाए। ओहो, तब तो बहुत बड़ा तेल रिसाव हो सकता है। हाँ, और उससे समुद्री जीवन को, पूरे इकोसिस्टम को कितना भयानक नुकसान पहुंच सकता है। सालों तक उसका असर रहता है। तो इको साउंडर ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करके पर्यावरण की भी रक्षा करता है। ये पहलू तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बात, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि मर्जी हो तो लगा लो वरना नहीं। अच्छा। हाँ,
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO, हाँ। उसके नियम हैं SOLAS, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। अच्छा। उन नियमों के तहत ज्यादातर कमर्शियल जहाजों पर एक काम करता हुआ इको साउंडर होना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। यानी ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। जी हाँ, इसके बिना जहाज चल ही नहीं सकता कानूनी तौर पर। और तो और जब जहाज को कहीं रुकना होता है, हाँ। लंगर डालना होता है, एंकरिंग। हाँ एंकरिंग, तब भी सही जगह चुनने के लिए जहां गहराई ठीक हो, तल ऐसा हो कि लंगर टिक सके, उसके लिए भी इको साउंडर की जरूरत पड़ती है। वाह, मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। तो जी हाँ। अगर हम पूरी बात को समेटें तो इको साउंडर आवाज की मदद से गहराई मापता है। इसने वो पुराने मुश्किल रस्सी वाले तरीके को बदल दिया और ये जहाज, लोग, सामान और हमारे पर्यावरण सबके लिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। हाँ और सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि कानूनन अनिवार्य भी है। बिल्कुल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जहाज की वो आंखें हैं जो पानी के नीचे देखती हैं और उसे सुरक्षित रखती हैं। बहुत अच्छा कहा आपने, पानी के नीचे की आंखें। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये तकनीक दिखाती है कि कैसे फिजिक्स का एक सीधा साधा सिद्धांत, मतलब आवाज का टकराकर वापस आना, हाँ, रिफ्लेक्शन। हाँ वही ध्वनि का परावर्तन, कैसे नेविगेशन जैसी एक जटिल और जोखिम भरी चीज का इतना असरदार समाधान बन गया। सही बात है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि समुद्री यात्रा में जो चीज दिखती नहीं है, जो सतह के नीचे है, उसके बारे में सही जानकारी होना कितना कितना बुनियादी तौर पर जरूरी है। मतलब जागरूकता ही सुरक्षा है। जागरूकता ही सुरक्षा है। ये बात तो जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल मन में आता है। क्या? आज हमारे पास इतने बढ़िया डिजिटल इको साउंडर हैं जो इतनी सटीक जानकारी देते हैं, लेकिन भविष्य में क्या? पानी के नीचे देखने की तकनीक में अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्या कुछ ऐसा आने वाला है जो समुद्री यात्रा को आज से भी कहीं ज्यादा और भी सुरक्षित बना दे? नमस्कार। आज हम समुद्री नौसंचालन के एक बहुत ही अहम उपकरण इको साउंडर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं इको साउंडर, संचालन, त्रुटियां और रखरखाव के बारे में। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये यंत्र पानी के नीचे की दुनिया को कैसे मापता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इसे ठीक कैसे रखा जाए। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये ध्वनि तरंगों से गहराई का पता कैसे लगाता है। तो सबसे पहले ये काम कैसे करता है असल में? इसके मुख्य हिस्से क्या क्या हैं? मैंने सुना है इसमें एक ट्रांसमीटर होता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ट्रांसमीटर का काम है हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे पैदा करना। लेकिन असली चीज है ट्रांसड्यूसर। ये आमतौर पर जहाज के नीचे हल में लगा होता है। अच्छा। हाँ, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड पल्स में बदलता है और पानी में नीचे भेजता है। ओके। और फिर वही साउंड वेव नीचे जाती है, सीबेड से टकराती है और वापस आती है। बिल्कुल वही इको या प्रतिध्वनि। जब वो लौटती है तो यही ट्रांसड्यूसर उसे वापस पकड़ता है और फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। पर यह सिग्नल काफी कमजोर होता है। हाँ। तो जो रिसीवर यूनिट है वो इसे एम्पलीफाई करता है, मतलब शक्तिशाली बनाता है। समझ गई। और फिर डिस्प्ले यूनिट, वो स्क्रीन जिस पर गहराई दिखती है। एग्जैक्टली। डिस्प्ले यूनिट वो टाइम कैलकुलेट करती है सिग्नल के जाने और आने का, और उस हिसाब से गहराई पता करके स्क्रीन पर दिखा देती है। आजकल तो ये डिस्प्ले भी काफी एडवांस्ड हो गए हैं, रंगीन ग्राफिक्स वगैरह। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? कुछ सेटिंग्स वगैरह होती होंगी? जरूर। उसके लिए कंट्रोल पैनल होता है। उसमें आपको पावर बटन मिलेगा, रेंज सिलेक्टर। रेंज सिलेक्टर? हाँ, मतलब कितनी गहराई तक देखना है। फिर गेन कंट्रोल होता है जिससे मशीन की सेंसिटिविटी सेट करते हैं, और एक ऑफसेट एडजस्टमेंट भी होता है। ऑफसेट वो किस लिए? वो पानी की सतह से ट्रांसड्यूसर तक की जो दूरी है ना, उसको हिसाब में लेने के लिए, वरना रीडिंग गलत आएगी। अच्छा। और हाँ, अलार्म सेटिंग्स भी होती हैं सेफ्टी के लिए। राइट। तो इन कंट्रोल्स का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है फिर तो। जैसे रेंज चुनते समय कहते हैं कि हमेशा मौजूदा गहराई से थोड़ी ज्यादा रेंज रखनी चाहिए, है ना? एकदम सही कहा, बिल्कुल। और गेन को सेट करना वो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। उसे धीरे धीरे बढ़ाना होता है जब तक कि समुद्र तल, मतलब सीबेड की एक साफ लाइन ना दिखने लगे। अगर गेन बहुत कम रखा तो शायद खुद दिखे ही नहीं, और अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो स्क्रीन पर बेकार का शोर,
क्लटर या फिर झूठी प्रतिध्वनियां दिखने लगती हैं। झूठी प्रतिध्वनियां मतलब वो सी बेड नहीं है? हाँ, जैसे कई बार मछलियों के बड़े झुंड होते हैं, अच्छा। या पानी के तापमान में अचानक बदलाव की परतें होती हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं उन्हें, या पानी में तैरता हुआ कोई मलबा भी इको दे सकता है। तो जो अनुभवी ऑपरेटर होते हैं वही असली सी बेड और इन झूठे इको में फर्क कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि जो रीडिंग मिल रही है उसे एक बार समुद्री चार्ट पर दी गई गहराई से मिला लें। समझ गई, ये तो जरूरी बात है। पर क्या ये हमेशा एकदम सटीक रीडिंग देता है या इसमें कुछ आम दिक्कतें भी आती हैं? दिक्कतें तो आती हैं बिल्कुल। जैसे सबसे आम है गलत ऑफसेट सेटिंग। अच्छा, वो पानी की सतह से दूरी वाली? हाँ, खासकर जब जहाज का ड्राफ्ट बदलता है, मतलब जहाज पानी में कितना डूबा है वो बदलता है, तो हर यात्रा शुरू करने से पहले या जब भी ड्राफ्ट बदले इसे जांचना जरूरी है। और गलत रेंज चुन लेना या गेन ठीक से सेट ना करना, ये भी काफी आम है। और वो झूठे इको वाली जो समस्या बताई थी उसका क्या? उसके लिए गेन को एडजस्ट करना पड़ता है, कभी रेंज बदल कर देखनी पड़ती है, या फिर ये देखना होता है कि सीबेड वाली लाइन कितनी स्थिर है। कभी कभी दिक्कत खुद ट्रांसड्यूसर में भी हो सकती है। जैसे शायद उस पर पेंट की मोटी परत चढ़ गई हो, या समुद्री जीव या कचरा जम गया हो, या उसे कोई चोट लगी हो। तो उसका क्या हल है? नियमित सफाई और जांच, और कोई चारा नहीं। कभी कभी केबल कनेक्शन में या डिस्प्ले में भी गड़बड़ आ सकती है। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज से आपने अलार्म का जिक्र किया था, उनका क्या महत्व है? बहुत ज्यादा, खास पर शैलो वाटर अलार्म। अगर पानी की गहराई एक तय सुरक्षित सीमा से कम हो जाए तो वो बजने लगता है? हाँ, तेज आवाज और रोशनी से चेतावनी देता है। इसी तरह डीप वाटर अलार्म होता है जो लंगर डालते समय काम आता है, और एक सिस्टम फेलियर अलार्म भी होता है जो बताता है कि भाई उपकरण में ही कोई बड़ी गड़बड़ी है। ये तो काफी जरूरी है। और इन सब चीजों की जांच ये कब कब करनी होती है? क्या कोई तय शेड्यूल है इसका? हाँ बिल्कुल है। ये सब जहाज के सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS और ISM कोड का हिस्सा है। जैसे हर ड्यूटी शुरू होने पर एक फंक्शनल टेस्ट तो करना ही होता है। रोज ड्यूटी पर रोजाना सामान्य जांच होती है, हफ्ते में थोड़ी और डिटेल जांच, महीने में एक फॉर्मल टेस्ट और उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और साल में या जब भी जहाज ड्राई डॉक में जाता है तब ट्रांसड्यूसर की पूरी तरह से जांच और सफाई होती है। जो बनाने वाली कंपनी के निर्देश हैं और शिपिंग कंपनी की जो नीतियां हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो इको साउंडर सिर्फ एक गहराई बताने वाला मीटर नहीं है, ये सुरक्षित नेविगेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरह से अनिवार्य उपकरण है। हाँ, और इसकी सटीकता और इसका रख-रखाव, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उठती है। क्या? कि जैसे जैसे हमारे समुद्रों में इंसानी गतिविधियों का शोर बढ़ रहा है, मतलब दूसरे जहाजों का शोर है, सोनार का इस्तेमाल बढ़ रहा है, हाँ ये तो है, तो क्या इसका असर इको साउंडर जैसे इतने संवेदनशील और जरूरी उपकरणों की सटीकता पर, उनकी विश्वसनीयता पर पड़ रहा है? और अगर पड़ रहा है तो भविष्य में इस बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण के बीच इन जरूरी तकनीकों को भरोसेमंद बनाए रखना हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? ये वाकई एक गंभीर सवाल है सोचने के लिए। नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर समुद्री हादसे पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतनी आधुनिक तकनीक होते हुए भी एक बड़ा जहाज मुश्किल में पड़ गया। जी हाँ, ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। हम बात कर रहे हैं विशाल कंटेनर जहाज MV वास्को डी गामा की। ये 31 अगस्त 2020 को सोलोमन द्वीप के पास ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क जैसे बेहद संवेदनशील समुद्री इलाके में जमीन पर चढ़ गया था। हाँ, बहुत ही नाजुक इलाका है वो। और हमारी ये जो चर्चा है इसका आधार है यूके की मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी MAIB की सुरक्षा रिपोर्ट और कुछ दूसरी समुद्री खबरें। बिल्कुल, MAIB की रिपोर्ट काफी विस्तार से बताती है। तो ये सिर्फ एक हादसे का ब्यौरा नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नेविगेशन में कह सकते हैं लापरवाही और तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कभी-कभी कितना भारी पड़ सकता है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हाँ जरूर। तो सोचिए, इतना बड़ा मॉडर्न जहाज और दुनिया के सबसे संरक्षित समुद्री पार्कों में से एक में चट्टानों से टकरा गया। कैसे? मतलब MAIB की रिपोर्ट ने क्या कहा? सुनने में आया है इको साउंडर में कुछ गड़बड़ थी। ये तो जहाज की आंखें होती हैं गहराई नापने के लिए। हाँ, आपने सही कहा, वो आंखें ही हैं। लेकिन देखिए, तकनीक उतनी ही अच्छी होती है जितना उसे इस्तेमाल करने वाला। जांच में साफ हुआ कि यहाँ कई स्तर पर चूक हुई। अच्छा? जी, पहली बात तो ये कि इको साउंडर को उथले पानी के हिसाब से,
मतलब सही रेंज पर सेट ही नहीं किया गया था। जैसे 0 से 50 मीटर की रेंज होनी चाहिए थी, पर शायद वो किसी लंबी रेंज पर सेट था। ओहो, यानी बुनियादी सेटिंग ही ठीक नहीं थी। बिल्कुल। आप ऐसे समझिए जैसे शहर में गाड़ी चलाते हुए दूरबीन लगा लियो, नजदीक का साफ दिखेगा ही नहीं। इससे पानी की सही गहराई का अंदाजा ही नहीं लग पाया। और क्या था? दूसरी बात, गेन सेटिंग। ये तय करती है कि सिग्नल कितना साफ सुनाई देगा। हाँ, वो भी ठीक से एडजस्ट नहीं की गई थी। मतलब जैसे रेडियो ठीक से ट्यून ना हो। हाँ, कुछ वैसा ही। तो सिग्नल तो आ रहा था, पर समुद्र तल की जो रीडिंग थी वो धुंधली थी, साफ नहीं थी। और जो सबसे चिंताजनक बात है, क्या? शैलो वाटर अलार्म, मतलब उथले पानी की चेतावनी, वो बज रहा था। अलार्म बज रहा था। फिर हाँ, अलार्म बज रहा था, लेकिन उसे या तो सुना नहीं गया या गंभीरता से नहीं लिया गया। उस पर तुरंत कोई एक्शन नहीं हुआ, और तो और डिस्प्ले को भी नियमित रूप से देखा नहीं जा रहा था। अरे, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही लगती है। एक चेतावनी बज रही है और उसे अनदेखा किया जा रहा है। तो इको साउंडर का सही इस्तेमाल न होना एक बड़ी वजह थी, पर क्या बस यही वजह थी या कुछ और भी था? नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में ये भी सामने आया कि जो यात्रा की योजना थी, मतलब पैसेज प्लानिंग, वो भी अपर्याप्त थी। पैसेज प्लानिंग? हाँ मतलब रास्ता तय करना। हाँ, रास्ता तय करना और उसकी पूरी तैयारी। जो रास्ता चुना गया था वो खतरनाक तरीके से उथले पानी के बहुत नजदीक से गुजर रहा था, और ऊपर से जहाज की रफ्तार भी उस इलाके के हिसाब से ज्यादा थी। रफ्तार भी ज्यादा थी। जी, और क्रू में भी उस संवेदनशील समुद्री इलाके में जाने के जोखिमों को लेकर कह सकते हैं पूरी जागरूकता नहीं थी। तो मतलब सिर्फ उपकरण नहीं, योजना और जागरूकता दोनों में कमी थी। हाँ, और एक और बहुत अहम बात, वो इको साउंडर की रीडिंग को दूसरे स्रोतों से मिला नहीं रहे थे। दूसरे स्रोत जैसे समुद्री नक्शों पर जो गहराई लिखी होती है, चार्टेड गहराई, या फिर सीधे आंखों से देखकर नेविगेट करना, वो सिर्फ एक ही उपकरण पर निर्भर हो गए, और वो उपकरण भी ठीक से सेट नहीं था। ये तो वाकई गलतियों की एक पूरी चेन लड़ रही है। इसके नतीजे तो फिर बहुत गंभीर हुए होंगे। हाँ, बेहद गंभीर। जहाज का जो निचला हिस्सा है, पतवार, उसे भारी नुकसान हुआ। मरम्मत में लाखों डॉलर लगे। जहाज महीनों तक काम से बाहर रहा। और पर्यावरण का, ग्रेट बैरियर रीफ पर क्या असर हुआ? वही सबसे दुखद था। ईंधन का रिसाव हुआ। उसने ग्रेट बैरियर रीफ के उस नाजुक इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया। उस प्रदूषण को साफ करने में बहुत पैसा और वक्त लगा, और उसका जो असल असर है वो शायद सालों तक महसूस होगा। ये तो बहुत भारी कीमत है। बिल्कुल, और जाहिर है कंपनी और क्रू दोनों की साख को भी धक्का लगा। तो इस पूरी घटना से समुद्री सुरक्षा के लिहाज से क्या मुख्य सबक हम सीख सकते हैं? देखिए, सबक तो कई हैं, पर मूल बात यह है कि तकनीक सिर्फ एक मदद है, वो इंसान का विकल्प नहीं बन सकती। सही कहा। पहला, इको साउंडर जैसे उपकरण हैं तो उनकी सही सेटिंग, रेंज, गेन और लगातार निगरानी बहुत जरूरी है। दूसरा, शैलो वाटर अलार्म जैसी चेतावनी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये गंभीर संकेत है, इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। तीसरा, सुरक्षित यात्रा योजना बनाना, खासकर ऐसे संवेदनशील पानी में, ये तो बुनियादी जरूरत है। चौथा, कभी भी सिर्फ एक स्रोत पर, एक जानकारी पर निर्भर न रहें, हमेशा क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी है। जी। पांचवा, उथले पानी में रफ्तार हमेशा सुरक्षित सीमा में रखें। छठा, क्रू की नियमित ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, खासकर उपकरणों के सही इस्तेमाल और पर्यावरण के जोखिमों के बारे में। और आखिर में, जो कंपनी की सुरक्षा प्रक्रियाएं होती हैं, एसएमएस, वो सिर्फ कागज पर ना हो, उनका सख्ती से पालन हो। तो अगर हम संक्षेप में कहें, वास्को डी गामा की ये घटना एक तरह से आईना दिखाती है कि कैसे तकनीकी लापरवाही और जो तय प्रक्रियाएं हैं उनको अनदेखा करना न सिर्फ भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि हमारे अनमोल पर्यावरण के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटना साफ बताती है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, आखिरकार इंसान की सतर्कता, सही ट्रेनिंग और प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन ही समुद्री सुरक्षा की असली गारंटी है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक गहरी जिम्मेदारी है। हाँ, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अक्सर ऐसी छोटी छोटी चेतावनियों को, चाहे वो सेहत से जुड़ी हों या काम से, नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि चलो कोई तकनीक है या कोई और है जो हमें संभाल लेगा। शायद इस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक विचार करने वाला प्रश्न